प्यारे भैया बहनों, दसम का में नागरिक शास्त्र ये खंड के अंतर्गत फेडरल अरेंजमेंट ऑफ इंडिया, भारत में संघीय व्यवस्था, इस बिंदु विषय पर हमें कुछ तथ्यों को आत्मसात करना है, उसे समझना है। वास्तव में ये फेडरल अरेंजमेंट ऑफ इंडिया यानी संघीय शासन व्यवस्था, ये किस प्रकार और कैसा इसका स्वरूप, इसके बारे में हमने पिछले दिनों कुछ जानकारी आपको दिया था। उसी के आगे कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है। तो जहाँ विविधताएं होती हैं, चाहे वो भाषा की विविधता हो, चाहे वो भौगोलिक विविधता हो, खान पान रहन सहन की विविधता हो और सांस्कृतिक विविधता हो, क्योंकि संसार के तमामों क्षेत्रों से लोग आकर इस देश में अपना स्थान बनाए, यहाँ निवास अपना कतबे काड़ों से धीरे धीरे करके यहाँ डेवलप किया और यहाँ के बनकर वो हो गए, यहाँ के बनकर रह गए। इसलिए उन सभी विचारों का, उन सभी लोगों के अपनी संस्कृति संवेदना का दमन न करके बल्कि उसको विकसित करने का काम इस संघीय सोच में सन्निहित है। इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जब भारत का संविधान लिखा गया तो उस समय 2 टियर सिस्टम को अपनाया गया। 2 टियर सिस्टम को जब अपनाया गया तो उसमें व्यवस्थात्मकता और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह से व्यवस्थाएं वो तो दी ही गई और राज्यों में उनको अपना विकास करने के लिए केंद्र और राज्य, यानी एक केंद्र की व्यवस्था का तो दूसरा राज्य की व्यवस्था का, एक केंद्र की कार्यपालिका तो दूसरी राज्य की कार्यपालिका, एक केंद्रीय न्यायपालिका तो एक राज्यों की अपनी न्यायपालिका। इस तरह से 2 टियर सिस्टम को अप्लाई किया गया। पश्चात धीरे धीरे करके 3 टियर सिस्टम को भी डेवलप किया गया। उसका हेतु यह था कि जो ग्रामीण अंचल हैं उनका अपना कार्य पद्धति, कार्यनीति, कार्य व्यवहार वो अपने प्रकार का कुछ शहरी सिस्टम से भिन्न होता है, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां, उनका चिंतन भी कुछ न कुछ भिन्न होता है। इसलिए ग्रामीण जीवन का विकास और उनमें वो राजनीतिक चेतना लाने के लिए पंचायत को महत्व दिया गया, यानी पंचायत सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जैसी ये संस्थाएं आती हैं। इसी तरह नगरों को, उनमें नगरों के नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनमें राजनीतिक चेतना, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, उनमें शासन की क्षमता विकसित करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को, यानी अपने लोकतंत्र की व्यवस्था का और जो मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनका जानना और उस जीवन व्यवहार को अपनाना ये आवश्यक माना गया। इसलिए इन सब संस्थाओं के माध्यम से उनका राजनीतिक प्रशिक्षण होता है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, सहभाग होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इस प्रकार से 3 टियर सिस्टम को सब मिलाकर इस समय अपनाया जा रहा है। अगला बिंदु है कि ये संघीय व्यवस्था में हम सब लोगों को जान लेना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। हम लोग बातचीत में कहते हैं कि हमारा देश या कोई संस्था बात करती है, संस्था कहते हैं कि कोई संस्था या कोई देश बिना कानून के नहीं चलता, यानी देश को, यानी संस्थाओं को
सारी व्यवस्थाओं को कौन चलाता है? तो संविधान चलाता है। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है शासन और प्रशासन के संदर्भ में, तो उसमें अनेक ब्रांच होने के बाद भी अंततः प्रश्न उठता है कौन विशिष्ट। भाई हम कहते हैं कि सरकार भी बोलती है कि न्यायालय जो जजमेंट देगा उसको मानना होगा, सर्वोच्च न्यायालय उसका अपना चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर संघ राज्य के बीच कोई संघर्ष वैचारिक हो या कोई विवाद हो तो उसका निस्तारण या तो राज्य का उच्च न्यायालय करता है या सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन एक ये प्रतिकूल परिस्थिति है कि कोई निर्णय यदि सर्वोच्च न्यायालय करता है, और चूंकि ये लोकतंत्र की जड़ जनता है और जनता का घर संसद है और लोकसभा उसका प्रिय सदन कहा जाता है, उसे पीपल हाउस कहते हैं लोकसभा को, तो पूरे देश से जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। और दूसरा कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा करता है, मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान ने अंगीकृत किया है, यानी सारा कुछ होने के बाद अंतिम निर्णय संसद का है। संसद का अंतिम निर्णय माने जनता का अंतिम निर्णय, क्योंकि संसद जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अंतिम निर्णय यदि संसद चाहती है कि कहीं इस पर जन आकांक्षाओं पर कुठाराघात हो रहा है या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं छिन्न भिन्न होने की स्थिति में है, तो अपने विवेक से वो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संघीय शासन ढांचा की व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है। अब संसद सर्वोच्च है, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। तो इन चीजों को विचार करके संविधान निर्माताओं ने ये क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग को ये सुनिश्चित कर दिया था कि किसका क्या पावर होगा, किसके क्या अधिकार होंगे, क्योंकि सत्ता कभी कभी मदान्ध हो जाती है, क्योंकि वो सामर्थ्य के होने के बाद वो कभी कभी कुछ ऐसा विचार न होने के बाद भी वो श्रेष्ठ विचार होने का ये लक्ष्य रखकर हम सारा कुछ अच्छा करने वाले अच्छे विचार हैं, तो भी शासन प्रशासन में कुछ त्रुटियां संभाव्य है। इसलिए इसको पावर शेयरिंग यानी राज्य के अपने कुछ अधिकार निश्चित कर दिए गए हैं, जिसमें राज्य में निवास करने वाले नागरिकों का किसी प्रकार से अधिकार का हनन न हो, उनकी सुविधाएं, उनके विकास में कोई बाधाएं न पैदा हो। इसलिए पावर शेयरिंग के रूप में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के अपने अधिकार और कर्तव्य का बंटवारा कर दिया गया है। और इसको जानने के लिए हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची। जो संघ सूची विषय है वो उसके बारे में कानून बनाना, उसके बारे में सीधे क्रियान्वयन करना, ये संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का काम है। और जो राज्य देश के हैं उन राज्यों को राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर काम करना है। इसलिए कहीं कोई संघीय सरकार की इस संरचना में कहीं कोई टकराव नहीं, संतुलन है, सामंजस्य है, सद्व्यवहार है और लोकतंत्र मजबूत होता है। संघ सूची में कोई 97 विषयों का समावेश है। इसी प्रकार राज्य सूची में 66 विषयों का समावेश है और समवर्ती सूची में 47 विषयों का समावेश है। इन विषयों पर वे कानून बनाने के लिए, व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के लिए वो अधिकृत है। इसी तरह से तीसरी एक की सूची है जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। एक कॉमन एक विभागों की लिस्ट होती है जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से करने का उनको अधिकार होता है। अब इसमें ध्यान देने की बात एक अवश्य है कि मान लो
किसी समवर्ती विषय पर कानून राज्य सरकार ने बनाया है, किंतु उसी विषय पर अगर केंद्र उसके अगेंस्ट कोई दूसरा कानून लाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा बनाया गया समवर्ती सूची का वह कानून स्वयमेव निरस्त हो जाएगा। उसको कोई चैलेंज केंद्र को नहीं कर सकता। तो इस तरह से समवर्ती सूची है। फिर एक सूची आप कह सकते हो वो सूचीबद्ध न होने के बाद भी सूची है, माने लिखित रूप में कहीं उसका उल्लेख, उसका कोई रेगुलर प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं है। उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति, यानी ऐसे कुछ विषय जो इन दोनों में, तीनों में, सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में उनका उल्लेख न हुआ हो, ऐसा कोई विषय हो तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार। उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है, राज्यों को नहीं। ये वास्तव में कनाडा से इस जीवन व्यवहार को कानून के रूप में लिया गया है और उसे संविधान में उसे संयोजित किया गया है। हाँ, एक चीज और जान लें, ये भारत की बात है, लेकिन अगर हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर ये अवशिष्ट अधिकार एक केंद्र को न होकर राज्यों को दिया गया है। तो ये ध्यान देने की ये बात है। और फिर आगे हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? वस्तुतः जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो राज्यों का गठन करना था। 1950 में राज्यों का गठन किया गया, उसमें तमाम पुराने राज्यों का लोप हो गया और नए नए राज्यों का उदय हुआ। और उस समय जो राज्यों का गठन किया गया उसको उसका जो आधार था, उसका आधार था जाति, भाषा और संस्कृति। पश्चात थोड़ा संशोधन किया गया, यानी जब 70-70 के दशक के बाद जो जिन राज्यों का निर्माण हुआ तो उन्होंने जाति, भाषा, संस्कृत के स्थान पर संस्कृति, भूगोल और जाति को आधार मान करके अनेकों राज्यों का बाद में गठन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, इनका उद्भव कैसे हुआ? तो पहले से ये एक राज्य के रूप में विद्यमान थे, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत अल्प थे, सीमित थे, छोटे थे। इनको किसी दूसरे राज्य में समावेश कर देना ये ईमानदारी नहीं होती, इसलिए इनके अस्तित्व को बरकरार रखा गया। जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है आदि, ये सब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अनेकों ऐसे राज्य हैं। तो इनके अस्तित्व को बरकरार रखा गया, लेकिन इनको केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। इनके तमामों अधिकार केंद्र के पास हैं, न कि राज्यों के पास स्वयं। इसलिए इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त न होने के कारण उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। हाँ, केंद्रीय राजधानी दिल्ली है, वहाँ मुख्यमंत्री होता है, और जहाँ पर केंद्रीय राजधानी नहीं अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर उपराज्यपाल होता है और वहाँ पर केंद्रीय राजधानी की व्यवस्था से भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। संविधान विषय है संविधान की बुनियादी बात। तो संविधान की जो बुनियादी बात है वो है पावर शेयरिंग। केंद्र की अभी हमने बात की थी, केंद्रीय संस्थाओं की बात की थी, तो उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की हमने बात की थी। ये तीनों अंग आपस यानी परस्पर कहा जाए जुड़े हुए हैं। सरकार के तीनों अंग हैं, तीनों अपने में विशिष्ट हैं, तीनों अपने में स्ट्रांग हैं, तीनों के पास असीम शक्तियां हैं। फिर भी असीम शक्ति होने के बाद भी कोई भी असीमित शक्ति का प्रयोग
नहीं कर सकता है। यह भी एक संघीय ढांचा का एक विशेष गुण है। उदाहरण के लिए न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की अहम भूमिका होती है, राष्ट्रपति की भूमिका होती है, लेकिन उसी सरकार के संदर्भ में कोई सुनवाई करना है और पक्ष विपक्ष जो भी अनुकूल निर्णय लेना हो वो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से देती है। वो निष्पक्ष भाव से, वो किसी के अंकुश में, किसी के राजनीतिक दबाव में न होकर वह स्वतंत्र है। इसलिए हम कहते हैं कि उसके पास असीमित शक्ति है, लेकिन असीमित शक्ति होने के बाद भी वह शक्ति का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि सब संवैधानिक यानी दायरे में बंधे हुए हैं। इसलिए हमारा लोकतंत्र बहुत ही सुदृढ़ है। तो ये पावर शेयरिंग की बात है। और इस तरह से एक विषय और बचता है, वो है भाषा नीति का। भाषा नीति में सामान्यतः भारत की राजभाषा हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अभी भी वो नहीं बन पाया है राजभाषा हिंदी। और इसलिए हम सरकार की बात कर रहे हैं कि भाषा नीति सरकार की क्या है, तो हिंदी को बढ़ावा देने की उसकी नीति है, उसको स्थापित करने की पूरे देश में नीति है, लेकिन किसी राज्य पर उसे थोपा नहीं जा सकता। इसका स्पष्ट उल्लेख है, क्योंकि हिंदी को प्रभावी बनाने का जो क्रम शुरू हुआ था, तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जिसने हिंसक आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, फिर इसे वापस लेना पड़ा और इसे ऐसे विकसित करना, धीरे धीरे करके इसकी स्वीकार्यता पूरे देश में होना, उसे कोई संवैधानिक रूप नहीं दिया जा सका। और इस तरह से हमारा संघीय ढांचा, भारत में संघीय व्यवस्था इस तरह से स्थापित है। शेष अगले दिन।